मैं डॉक्टर अमरपाल सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, लखनऊ, आपके साथ आज भारतीय समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत खंड 1, इकाई 1 और 2 के बारे में चर्चा करेंगे। खंड 1 जो है वो भारतीय समाज के बारे में है। भारतीय समाजशास्त्र को समझने के पहले भारतीय समाज को समझना ज़रूरी है। इकाई 1 और इकाई 2 जो कि भारत में विविधता में एकता के बारे में कैसे संबंधित है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब समाजशास्त्र का विद्यार्थी भारतीय समाज के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करता है, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि भारतीय समाज किस तरह का है और किस रूप में है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि विविधता का अर्थ क्या है? विविधता से हम क्या समझते हैं? विविधता को हम ऐसे समझ सकते हैं, सबसे सरल शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम एक पुष्पगुच्छ की बात करते हैं, एक गुलदस्ता, भारत भी एक गुलदस्ते के समान है, जिसमें विभिन्न रंगों और सुगंध वाले पुष्प जुड़े हुए हैं। जब ये पुष्प अलग-अलग होते हैं, तो उनके रंग, खुशबू और नाम अलग-अलग होते हैं, किंतु उनके मिलने से जो बनता है, वह कहा जाता है पुष्पगुच्छ या गुलदस्ता कहते हैं। भारतीय समाज भी इसी तरह का है। विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों, प्रजातियों, विभिन्न भाषाओं के लोग एक साथ यहाँ पर रहते हैं और जब वो मिलते हैं, एक दूसरे के साथ कड़ी के रूप में जुड़ते हैं, तब हम कहते हैं ये विविधता है। तो असमानता जब होती है, तो हम कहते हैं विविधता है, लेकिन सामान्यतः विविधता को हम असमानता से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि असमानता व्यक्ति की असमानता नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर असमानता, वर्ग की असमानता। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी असमानता जिससे एक वर्ग पूरी तरह से अपने आप को अलग कर सके या अलग दिखे वो दूसरे वर्ग की अपेक्षा। तो यह असमानता किसी भी तरह की हो सकती है, अर्थात वो जैविकीय हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, धार्मिक हो सकती है, भाषाई हो सकती है। इसके अलावा अब हम चर्चा करते हैं, विविधता को समझने के बाद हम चर्चा करते हैं कि आखिर एकता क्या होती है, जो हमारा यूनिट 2 है। एकता का मतलब होता है एकीकरण। यह एक समाज मनोवैज्ञानिक स्थिति है। यानी जब हम कहते हैं हम एक हैं, हमारे समाज में एकीकरण है, तो इसका मतलब होता है एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थिति की बात हम कर रहे हैं। या एक होने की भावना अर्थात हम एक हैं को व्यक्त करता है, या उस कड़ी का पर्याय है जो समाज के सदस्यों को एक साथ जोड़ती है और जोड़कर रखती है। एकता और एकरूपता, यहाँ पर 2 शब्दों में हमको अंतर मालूम होना चाहिए। कई बार हम इसका प्रयोग एक साथ कर देते हैं, ये गलती हमको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले एकता और एकरूपता। एकता जैसा आपने समझा कि एकीकरण की बात है, वी फीलिंग की बात है, लेकिन एकरूपता का मतलब होता है यूनिफ़ॉर्मिटी, यानी ए किसी एक विषय कई वर्गों के बीच में कुछ मायनों में, कुछ मामलों में समानता होती है, तो उसको हम एकरूपता कहते हैं। अब एकरूपता से पहले यह मान लिया जाता है कि समानता, जैसे ही एकरूपता होती है, तो ये मान लिया जाता है कि समानता होगी ही होगी। परंतु इस प्रकार एकरूपता पर आधारित एकता हो भी सकती है। एकरूपता समानता लाती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एकरूपता हो और एकता ना हो, यह भी संभव होता है। तो इसके अलावा इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए, एकता और एकीकरण को समझने के लिए, हम महान समाजशास्त्री फ्रांसीसी एमाइल दुर्कheim के जो कॉन्सेप्ट है, उससे हम समझ सकते हैं। जैसे उन्होंने क्या कहा है, जिस समाज में उन्होंने 2 तरह की एकता की बात की है। एक उन्होंने कहा है यांत्रिक एकता, दूसरा कहा है सावयी एकता। उन्होंने कहा है कि पारंपरिक समाजों में, जनजातीय समाजों में जो एकता पाई जाती है, एकीकरण पाया जाता है, वो यांत्रिक निर्भरता होती है, यानी परस्पर यांत्रिक निर्भरता पाई जाती है। लोग आपस में होमोजेनाइटी और यूनिफ़ॉर्मिटी पाई जाती है लोगों में, इसलिए वो एकीकृत होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे समाज का विकास हुआ, जैसे-जैसे हम आधुनिक होते गए, वैसे-वैसे सावयी पारस्परिक निर्भरता का विकास हुआ। एमाइल दुर्कheim ने कहा है कि सावयी पारस्परिक निर्भरता जो होती है, उसमें क्या होता है, उसमें एक रूपता नहीं होती है, एक रूपता की कमी होती है और उसमें विविधता होती है, लेकिन निर्भरता होती है उसमें भी। तो इस प्रकार से हम एकता को भारतीय समाज के अर्थ में इस रूप में हम समझ सकते हैं। अब बात आती है कि भारत
एक विविध समाज है, विभिन्न धर्मों, अनुयायियों, संप्रदायों का एक देश है, संस्कृतियों का देश है। लेकिन इसमें इसमें एकता का जो 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 हमारी विविधताएँ हैं, वो किन-किन रूपों में हम उनको समझ सकते हैं। यानी कितने तरह की विविधता मेन रूप से हम समझते हैं और देखते हैं भारतीय समाज में। तो सबसे पहला हम जैसा कि हम जानते हैं भौगोलिक या प्रजातीय विविधता। भौगोलिक विविधता आप समझ रहे हैं कि भारत एक बड़ा देश है, दुनिया में क्षेत्रफल के आधार पर 7वें नंबर पर आता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में अनेक तरह की टोपोग्राफ़ी, ज्योग्राफ़िकल भौगोलिक स्थितियाँ हैं। उत्तर में अगर देखेंगे आप तो हिमालय है, जो दुनिया की सबसे वो ऊँची चोटियों को धारण करता है, और दक्षिण में देखेंगे तो हम देखेंगे समुद्र है, यानी कि जो हिंद महासागर है, विशाल हिंद महासागर है। तो इस तरह से इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए, इस भौगोलिक विविधता को समझने के लिए हम प्रदीप जी की एक कविता के माध्यम से, आपने भी उसको स्कूल में पढ़ा होगा, बचपन में सुना होगा, जिसमें वो कहते हैं, उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है, और यमुना जी के तट पर देखो गंगा का या घाट है, हाट हाट में वाट वाट में यही निराला ठाठ है। तो ये अपने आप में यह प्रदर्शित करता है कि भारत में सबसे ठंडा स्थान भी है, सबसे ऊंची चोटियों को धारण करने वाली चोटियां हैं, K2 ऑस्टिन गार्डविन, जो बड़ी-बड़ी हिमालय की चोटियाँ हैं। उसके अलावा अगर आप जाएँगे तो पश्चिम की तरफ जाएँगे तो मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो इस तरह से भौगोलिक विविधता है। भौगोलिक विविधता के साथ-साथ जब हम देखते हैं तो प्रजातीय विविधता भी पाई जाती है भारत में। भारत प्रजातियों का एक अजायब घर है। किसी नृविज्ञानी ने बहुत अच्छी तरीके से कहा है कि भारत प्रजातियों का एक अजायब घर है। यानी प्रजाति एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें त्वचा का रंग, नाक का आकार, बालों के प्रकार आदि कुछ स्थायी लक्षण जो होते हैं वो पाए जाते हैं कुछ लोगों में। तो इसके आधार पर हम ये कहते हैं कि ये प्रजातियाँ हैं। अब इन प्रजातियों के बारे में अलग-अलग तरह के नृविज्ञानियों ने और ब्रिटिश टाइम में एथनोग्राफर्स ने अलग-अलग तरीके से उनको कैटेगराइज़ किया है, उनका वर्गीकरण किया है। लेकिन मुख्य रूप से हमको समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है विद्यार्थी होने के नाते समाजशास्त्र का, कि हर्बर्ट रिजले, जे.एच. हट्टन, बी.एस. गुहा और मजूमदार जैसे नृविज्ञानियों ने प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। अब ये प्रजातियाँ क्या किस तरह से, बी.एस. गुहा का जो प्रमुख वर्गीकरण है वो 1952 में उन्होंने जनगणना के समय उन्होंने 6 प्रजातियों समूहों का वर्णन किया है। जिसमें सबसे पहला वो कहते हैं निग्रिटो, दूसरा कहते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, यानी निग्रिटो प्रजाति है जिसको हम कहते हैं ज़्यादातर अफ्रीका में पाई जाती है, जिसका जिसका जिसकी त्वचा काली होती है और जिसके होंठ मोटे होते हैं थोड़ा, और बाल गुठीले बाल होते हैं, तो उनको हम निग्रिटो कहते हैं खास करके। जब आप देखते होंगे चाहे वो वेस्ट इंडियंस हों, चाहे वो साउथ अफ्रीकन हों, तो इस तरह के लोग, इस तरह की प्रजाति के लोग वहाँ पाए जाते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। हमारे भारत में खास करके साउथ इंडिया में कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं जो निग्रिटो के रूप में पाई जाती हैं, निग्रिटो की तरह होती हैं। इसके अलावा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ये ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी एशिया के भागों में पाई जाने वाली प्रजाति है। खास करके ये जो है भारत के मध्य क्षेत्र में, खास करके जो बिहार और झारखंड का पठार है, प्लेटू है, वहाँ पर ये कुछ जातियाँ हैं, जो प्रजातियाँ जो पाई जाती हैं, जिसको प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड कहते हैं। दूसरा कहते हैं मंगोलाब, हिंदी में मंगोलाब कहते हैं, मंगोलायड भी कहते हैं। ये मंगोलायड प्रजातियाँ ज़्यादातर पूर्वी एशिया में पाई जाती हैं, खास करके आप कंबोडिया, वियतनाम और ऐसे देशों में देखेंगे, और भारत के पहाड़ी रीजन में पूर्वी प्रदेशों में देखेंगे तो ये मंगोलाब, ये पीत प्रजाति होती है, पीले रंग के होते हैं, इनकी आँखें छोटी होती हैं और शरीर थोड़ा-सा छोटा होता है। इनको जो है मंगोलाब कहते हैं। भूमध्य सागर का जो एरिया होता है, इसमें ये भूमध्य सागरीय प्रजाति पाई जाती है। भारत में ऐसे लोग भूमध्य सागरीय जो खास करके कुछ गोरे रंग के होते हैं, कद भी इनका छोटा होता है, थोड़ा मध्यम कद के लोग होते हैं, भूमध्य सागरीय कहे जाते हैं। पश्चिमी लघु कपाल और पश्चिमी लघु कपाल और नार्डिक जो है वो भारत में, ऐसा नहीं है कि भारत में जो नार्डिक लोग हैं, वो नार्डिक लोग सबसे अच्छी प्रजाति मानी जाती हैं, यानी कि उनके शारीरिक संरचना के आधार पर। खास करके जो डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे के जो लोग होते हैं, उनके अगर आप देखेंगे कद-काठी बहुत अच्छे लंबे चौड़े होते हैं। उस तरह के कद-काठी के लोग भारत में
में भी पाए जाते हैं। खास करके पंजाब और राजस्थान के लोगों को अगर आप देखेंगे, तुलना करेंगे, तो पाएँगे इस प्रजाति के लोग भारत में पाए जाते हैं। अब बात आती है कि भारत ऐसी प्रजातियों का अजायब घर है, इसलिए कहते हैं क्योंकि विभिन्न तरह की प्रजातियाँ भारत में भी पाई जाती हैं। अब बात आती है प्रजातीय विविधता के अलावा भाषाई विविधता भी हमारे यहाँ प्रमुख रूप से पाई जाती है। भारत में मुख्य रूप से वो 179 भाषाएँ, 544 बोलियाँ पाई जाती हैं। अब आप जानते होंगे कि जब जिस क्षेत्र में जहाँ से आप अब ये लेक्चर सुन रहे होंगे, ये पढ़ रहे होंगे, तो आपको जानते होंगे कि आपकी अपनी भाषा की बोली क्या है और दूसरी भाषा क्या है। यानी इतनी भाषाएँ हमारे यहाँ बोलियाँ हैं और कहा भी गया है कि कोस-कोस पर पानी बदले कोस-कोस पर बानी। यानी अगर आप कुछ किलोमीटर जाते हैं तो आपको भाषाई विविधता देखने को मिलेगी। 1971 की जो जनगणना हुई थी, उसमें 1652 भाषाएँ ऐसी रिपोर्ट की गई हैं, जो मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं। यानी बात ये नहीं कि इतनी भाषाएँ हैं, मातृभाषा के रूप में भी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं। उसकी संख्या 1652 है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान हमारे उसकी 8वीं अनुसूची में 18 भाषाओं का ज़िक्र किया गया है, का उल्लेख किया गया है, जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, ये सारी भाषाएँ हैं, जो ये बताती हैं कि भारत में एक भाषा नहीं है। और आपने बहुत पहले भी देखा होगा, साउथ इंडिया की भाषाएँ अलग हैं, नॉर्थ इंडिया की अलग हैं, पूर्वी जनजातीय क्षेत्रों की अलग हैं और विविधता पाई जाती है। यानी भाषाओं का भी देखेंगे तो एक वो मिश्रित मेल है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि इतने विविधता के बावजूद भी कुछ भाषाएँ ऐसी हैं, ख़ास करके हिंदी और अंग्रेजी, जो अन्यान्य भाषा बोलने वाले भाषाभाषी समूहों को एक-दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर विविधता की बात करते हैं भारत में, तो धार्मिक और जातिगत विविधता भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत, जैसा कि आप जानते हैं, भारत अनेकानेक धर्मों की भूमि है। यहाँ हमें अलग-अलग धर्मों और मतों के अनुयायी मिलते हैं। विशेषतः जानते हैं आप, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, या मालूम है कि हिंदू धर्म एक प्रमुख धर्म है। भारत का मेजॉरिटी धर्म है हिंदू धर्म। 1991 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं, तो कुल जनसंख्या का 82.41% हिंदू धर्म के मानने वालों का था। इसके अलावा 11.67% दूसरे नंबर पर इस्लाम को मानने वाले लोगों का धर्म था। तीसरे नंबर पर 2.32% ईसाई धर्म के लोग थे, जो ईसाई धर्म को मानने वाले थे। इसके अलावा सिख, बौद्ध और जैन सबसे कम संख्या में, जैन धर्म के लोग सबसे कम संख्या में हैं, जो हमारे देश में पाए जाते हैं। अन्य धर्मों के मानने वाले जो अदर्स हैं, और भी तमाम तरह के पंथी हैं, धार्मिक सांस्कृतिक मान्यता रखने वाले लोग हैं, उनकी संख्या 0.43 के प्रतिशत में आती है। अब यहाँ पर इससे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो भारत ना केवल तमाम धर्मों की जन्मस्थली है, यहाँ पर एक साथ फल-फूल रहे हैं सारे धर्म, परंतु दुनिया के अन्य धर्मों में विद्यमान मुख्य धर्मों में से कई धर्मों की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। चाहे हम सिख धर्म को ले लें, चाहे हम बौद्ध धर्म को ले लें, चाहे हम जैन धर्म को ले लें, तो इनकी उत्पत्ति भारत की भूमि पर हुई है और भिन्न-भिन्न देशों के वो एक राज्य धर्म के रूप में माने जाते हैं, चाहे वियतनाम हो, कंबोडिया हो, कोरिया हो, चाइना हो, वहाँ बौद्ध धर्म के मानने वाले ज़्यादातर लोग हैं। इसके अलावा जैन धर्म के हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, विदेशों में भी बहुत सारे लोग जैन धर्म के पाए जाते हैं। परंपरागत रूप में आप अब जाति की बात करते हैं, धर्म के अलावा जाति की बात करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत गाँव का देश है और गाँव में हमारे सामाजिक संरचना का जो आधार है, वो जाति व्यवस्था रही है। तो परंपरागत रूप में जाति एक वंशानुगत अंतर्विवाही परिस्थिति का समूह है, जिसका एक विशिष्ट पारंपरिक पेशा होता है। जैसा कि हम जानते हैं, जातियों को उनके पेशे के आधार पर पहचाना जाता है, उनके वंशानुगत अंतर्विवाही समूह के रूप में पहचाना जाता है, जिसका एक विशिष्ट पारंपरिक पेशा होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में कई बार हम सोचते हैं कि हम इस जात के हैं, वो इस जात के हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत जातियाँ होंगी, है ना? लेकिन आप जान कर के आश्चर्य में हो जाएँगे कि भारत में 3.5 हज़ार से ज़्यादा जातियाँ और प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यानी कि भारत में ना केवल जातियाँ, बल्कि 3.5 हज़ार से ज़्यादा जातियाँ और उपजातियाँ पाई जाती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जातियाँ अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग-अलग पद क्रम में निर्धारित किया जाता है, उनको पद क्रम में स्थित होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं विविधता में एकता की, तो अब बात आती है कि इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद भी
भारतीय समाज में क्या हम विविध रूप ही रखते हैं या हम एकता का भाव भी रखते हैं? इसका तात्पर्य है कि भारत में विभिन्नता के बावजूद भी हम एकजुट हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे कड़ियाँ हैं, बहुत से ऐसे आधार हैं, वो हमको एक साथ जोड़ती हैं। हम अलग-अलग भी हैं, लेकिन हम एक हैं, हम एक भारतीय हैं। तो अब अगले जो विषय में हम पढ़ेंगे कि भारत में विविधता और विविधता में एकता कैसे बनी है और कैसे बनती है, एकता किस रूप में पाई जाती है। जब इतना विविध, इतना विशाल देश है, इतनी भिन्नताएँ हैं, तो हम एक कैसे होते हैं? उनकी कुछ कड़ियों के बारे में, कुछ आधारों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला आधार जो हमको एक कड़ी में जोड़ता है, एकता का भाव उत्पन्न करता है, वह है भू-राजनैतिक एकता। जियो जियो पॉलिटिकल इंटीग्रिटी कहते हैं या उसको यूनिटी कहते हैं। अब जियो पॉलिटिकल या भू राजनीतिक एकता क्यों होती है? क्योंकि अगर आप भारत को देखते हैं, भारत की भौगोलिक दशा को देखते हैं, भारत की सीमाओं को देखते हैं, तो आप पाएँगे उत्तर की तरफ पूरा हिमालय हमको एक सीमा के रूप में, प्रहरी के रूप में है, और दक्षिण की तरफ जब आएँगे 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ भारत है, उसके हमारे आस-पास कोई ऐसी किसी देश की सीमा नहीं लगती है। तो हमारी एक जियो जो पॉलिटिक्स है या जियो पॉलिटिकल यूनिटी है, वो ये शो करती है। हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, सार्वभौमिकता संपन्न राष्ट्र हैं। इसके प्रत्येक भाग का प्रशासन एक ही संविधान, यानी हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो एक संविधान है जिससे पूरा देश गवर्न होता है। एक संसद है हमारे यहाँ, एक हमारे यहाँ सिविल सेवा है, हमारे यहाँ प्रशासनिक सेवा है, केंद्रीय सेवाएँ हैं तमाम तरह की, जो सबको, चाहे वो उत्तर भारत के हों, दक्षिण भारत के हों, पश्चिम भारत के हों, मध्य भारत को, सबको एक साथ जोड़ने का काम करती है हमारी ये जो भू राजनीतिक एकता है। इसके अलावा जब हम भू राजनीतिक एकता की बात करते हैं, तो भारत एक प्रजातंत्र है। हमारे प्रियम्बल में भारत को एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य कहा गया है। तो इसका तात्पर्य होता है कि संपूर्ण भारत में पंथ निरपेक्षता और प्रजातंत्र लागू है, और इस तरह से हमको एकता के भाव में बाँधता है। कोई इसे ऐसी यह नहीं कह सकता हम यहाँ के हैं तो हम भारत के संविधान को, भारत के कानून को, भारत के संसद को नहीं मानेंगे, यानी हम एक हैं। इसके अलावा जब अगली कड़ी पर जाते हैं, जो भारतीय विभिन्नता को, भारतीय लोगों को, अलग-अलग भिन्न-भिन्न लोगों को एक साथ जोड़ती है, तो उसमें आता है तीर्थाटनों की संस्था। भारत, जैसा मैंने कहा, कई धर्मों का अजायब घर है, बहुत सारे धर्म एक साथ यहाँ पर फूलते-फलते हैं। तो हमारे तीर्थ भी इस तरह से फैले हुए हैं पूरे देश में, अलग-अलग भाग में, चाहे वो 4 धाम हो, चाहे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, आपका कन्याकुमारी से लेकर के, तो आप देखेंगे बहुत से तीर्थ स्थल, मंदिर, मस्जिद, ये इस तरह से गुरुद्वारे, इस तरह से देश के भिन्न-भिन्न भागों में फैले हैं, जिससे ये भाव कभी नहीं आता है कि वो अलग हैं, अलग धर्म है, बल्कि सब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एक-दूसरे से मिलते हैं, एक-दूसरे भूभाग में इसीलिए जाते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, उनसे इंटरैक्ट करते हैं, और ये कहीं न कहीं एक कड़ी में बाँधता है। वो स्थिर नहीं है, वो अपने धार्मिक संस्थाओं के पर्यटन के रूप में, या समझिए, या आज वर्तमान समय में हम देखेंगे कि सूचना क्रांति की वजह से भी ट्रांसपोर्टेशन के साधन जो हैं हमारे, उसकी यातायात के साधनों में बढ़ोतरी की वजह से लोगों के बीच में धर्म को लेकर के या धार्मिक पर्यटन को लेकर के एकता बढ़ी है, और वो हमको दिखता भी है। अलग-अलग उसमें हम इसको पाते भी हैं। तीसरा सबसे बड़ी कड़ी जो हमको जोड़ती है, भारत की समायोजन की परंपरा। भारत में अकोमोडेशन जिसको कहते हैं, जो भी आया वो भारत का होके रह गया। ये माना जाता है कि चाहे जो भी आया, हम भारतीय इस परंपरा के हैं, जो भी आता है उसको हम सँजो लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं और अपनी तरह मानने लगते हैं। धर्म, अब भारत के बारे में कहा गया है कि जो हिंदू धर्म है, वो धर्म का सुसंस्कृत रूप वह है जो धार्मिक ग्रंथों, वेद आदि में मिलता है, और लोकप्रिय रूप वह है जो बहुसंख्यक जनता, यानी कि सहिष्णुता का उदाहरण इस तरह से देख सकते हैं कि भारत में 2 तरह की परंपराएँ पाई जाती हैं। एक परंपरा जिसको रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा था लघु परंपरा और बृहत परंपरा। लघु परंपरा वो होती है जो गाँव में जो आम आदमी की परंपरा होती है, यानी जो 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 बृहत परंपरा है, वो वेद पुराण और में व्याख्यायित ग्रंथों में लिखी हुई परंपरा है। लेकिन दोनों परंपराएँ एक साथ मिल-जुल कर के रहती हैं, मिल-जुल के अपना काम करती हैं। इस तरह से हम मान सकते हैं कि भारत, इसीलिए कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें और किसी को कोई दुःख ना हो। ऐसी हमारी समायोजन की संकल्पना है। कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी प्रजाति का हो,
हो, सभी संपन्न रहें। और शायद इसीलिए हमारे मनीषियों ने भारतीय संस्कृति को बताते समय कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण धरा हमारे परिवार के समान है। ये समायोजन की जो परंपरा है हमको एक कड़ी में जोड़ती है, एकबद्ध करती है। इस तरह से अच्छा, इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे परस्पर निर्भरता की परंपरा। भारतीय समाज पुरातन काल से, प्राचीन काल से परस्पर निर्भरता रही है, चाहे वो कास्ट सिस्टम रहा हो। अगर हम कास्ट सिस्टम को देखते हैं, जाति व्यवस्था को देखते हैं, या उसके पहले वर्ण व्यवस्था रही है, तो भारतीय सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार रहा है वो वर्ण व्यवस्था, फिर उसके बाद जाति व्यवस्था। तो हम एक चीज ये पाते हैं कि विभिन्न जातियां, अलग अलग जातियां एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती थी। यजमानी सिस्टम उसका एक उदाहरण था। यद्यपि यजमानी सिस्टम में बदलाव बहुत हो गया है और अब यजमानी सिस्टम ना के बराबर है देश में, लेकिन ये दिखाता है कि पुरातन समय में हम कैसे एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। वर्तमान समय में जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक डिवीजन ऑफ लेबर, यानी वैज्ञानिक कार्य का विभाजन, यजमानी सिस्टम उसका एक उदाहरण है। यानी अलग अलग जातियां, अलग अलग पेशे वाली जातियां लोगों की आवश्यकताओं की सर्विसेज, सेवाएं प्रदान करती थी, यजमानों को अपनी सेवाएं प्रदान करती थी। यजमान उसके बदले में उनको अनाज या और भी वस्तुओं से उनको उनको अपना निर्भरता बनी रहती थी। तो इस तरह से यजमानी सिस्टम। दूसरा, वर्तमान समय में जब हम आएंगे, जिसको हम अगर एमाइल दरखाइम के कॉन्सेप्ट में समझें, तो वो कहता है वर्तमान समाज जो कि सावई समाज है, सावई निर्भरता पाई जाती है, उसमें व्यवसायवाद बढ़ा है और विशेषज्ञतावाद का जमाना आया है। यानी विशेषतावाद और व्यवसायवाद प्रमुख रूप से आए हैं। अब इसमें देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन है, डॉक्टर अलग है, हर तरह के डॉक्टर अलग हैं, इंजीनियर अलग है, हर तरह का इंजीनियर अलग है, और हम आप अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी हमारी निर्भरता जो है एक दूसरे पर आज भी बनी है, और शायद यही हमको एक कड़ी में जोड़ती है, एक एकता का भाव पैदा करती है। अब हम पहुंचते हैं दूसरे खंड, जो जो दूसरी इकाई है, या हम इसी इकाई में एक चीज देखेंगे, बदलता भारत। यानी जिस भारत की कल्पना हमने की है, अभी हमने उसको अध्ययन किया है, अब उसमें परिवर्तन की क्या स्थिति है, क्या भारत परिवर्तनशील समाज। पश्चिमी विद्वानों ने भारतीय समाज को समय समय पर कहा है कि भारत एक जड़शील समाज है, एक अस्थाई समाज है, जिसमें परिवर्तनशीलता नहीं है। ये एक आरोप, एक ऐसी भावना भारतीय समाज के बारे में कही गई है, परंतु ऐसा ऐसा था नहीं। ये उनकी सोच थी, ये उनकी परिकल्पना थी, लेकिन बाद के समय में हमारे भारत के समाजशास्त्रियों ने, भारत के विद्वानों ने इस बात को झुठलाया है। वो अलग हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आज के समय में हमको ये समझना जरूरी है कि भारत एक परिवर्तनशील समाज रहा है। अब परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, हम परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, परिवर्तन तो आप समझ रहे हैं, परिवर्तन का अर्थ होता है किसी वस्तु, चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक हो, में समय के साथ भिन्नता का उत्पन्न हो जाना है। यानी भिन्नता वस्तु के बाहरी स्वरूप में भी हो सकती है, उसके आंतरिक संगठन, बनावट या गुण में भी हो सकती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। यह सर्वकालीन होता है, सर्वव्यापी होता है, या भौतिक एवं जैविक जगत में हो सकता है, या सामाजिक सांस्कृतिक जगत में भी हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन की जहां तक बात है, सामाजिक परिवर्तन समाज से संबंधित होता है। कुछ विद्वानों के विचार में सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। यानी सामाजिक संरचना या ढांचे में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसके विपरीत अन्य विद्वानों ने भी सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को भी सामाजिक परिवर्तन के रूप में समझने की कोशिश की है। अब इसकी परिभाषा जो भिन्न भिन्न विद्वानों ने दी है, उसके माध्यम से हम शायद इसको बेहतर तरीके से समझ पाए। किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन, अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में घटित होते हैं। जिन्सबर्ग के अनुसार, जिन्सबर्ग क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन से मैं सामाजिक संरचना में परिवर्तन को समझता हूं। यानी सामाजिक संरचना में अगर परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। मिल्स के अनुसार क्या है, सामाजिक परिवर्तन के द्वारा हम उस संकेत, ऐसे संकेतों को समझते हैं जो समय के कार्यों, संस्थाओं या उन व्यवसायों में होता है जो सामाजिक संरचना एवं उत्पत्ति, विकास एवं पतन से संबंधित होता है। अब बात आती है सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसको हम लोगों ने समझा। अब परिवर्तन की प्रकृति क्या है, परिवर्तन का रूप क्या है, भारतीय समाज में किन किन रूपों में हम उसको देख सकते हैं। इसको एक रूप में यह कहा जा सकता है उद्विकास। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के साथ ही, समाजशास्त्र की उत्पत्ति का इतिहास अगर देखेंगे तो वो परिवर्तन
प्रगति और उद्विकास से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी देशों में जब फ्रांस में ख़ास करके जब समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई और उसके जो फ़ादर थे या पितामह थे, अगस्त कॉम्ट थे, उन्होंने उस परिवर्तनों को समझने के लिए ही एक सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता को समझा और एक समाज विज्ञान के निर्माण की तरफ कदम बढ़ाया। तो उस सिलसिले में हम ये जान सकते हैं कि उद्विकास सामाजिक परिवर्तन का एक रूप है। अब उद्विकास में क्या होता है? उद्विकास होता है, इसको कहते हैं कि जब ग्रेजुअल अनफोल्डिंग यानी कि उद्विकास में जो परिवर्तन होता है वो संरचना में परिवर्तन होता है, उसकी एक दिशा होती है और वो निरंतर परिवर्तन होता है। यानी कि सरलता से जटिलता की तरफ परिवर्तन दिखता है, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो भौतिक वस्तुओं में हो या अभौतिक वस्तुओं में। सरलता से जटिलता की ओर जब परिवर्तन होता है तो उसको हम उद्विकास कहते हैं। इसके अलावा प्रगति भी एक रूप है परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन का, जिसमें हम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्योन्मुख परिवर्तन करते हैं। खास करके इसमें इसमें दिशा भी होती है और ये मूल्यपरक होता है। यानी हम ये निर्धारित करते हैं हमको इतनी प्रगति करनी है इस साल में, चाहे वो पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हो, चाहे जिन भी योजनाओं के माध्यम से हो, हम कहते हैं इतनी प्रगति हमको करनी है। ये भी एक परिवर्तन का रूप है। विकास आप सब लोग जानते हैं, जब वो विकास के, चाहे वो विकास के लक्ष्य हों, आर्थिक विकास के लक्ष्य हों, सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य हों, जब हम पूर्व निर्धारित तरीके से परिवर्तन लाते हैं और योजनाबद्ध तरीके से परिवर्तन लाते हैं और या परिवर्तन घटित होता है जैसा सोचा गया, तो उसको हम विकास कहते हैं। विकास एक रूप है उसका। अब बात आती है कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं को समझना ज़रूरी है। सामाजिक परिवर्तन किस तरह का होता है, इसकी क्या खूबियाँ होती हैं, इसको समझना ज़रूरी है। सामाजिक परिवर्तन एक सामुदायिक घटना है। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया कि सामाजिक परिवर्तन किसी व्यक्ति में परिवर्तन की बात नहीं करता, ये समुदाय विशेष में परिवर्तन की बात करता है। सामाजिक समुदायों में, संगठनों में, उसकी संरचना में परिवर्तन की बात करता है। परिवर्तन की गति में भिन्नता होती है, यानी परिवर्तन समय काल परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न उसकी गति होती है। आज कुछ साल पहले तेज़ी से परिवर्तन हुआ सामाजिक, कुछ साल पहले धीमे परिवर्तन हुआ, या उस समाज में ज़्यादा तेज़ परिवर्तन हो रहा है, इस समाज में ज कम तेज़ परिवर्तन हो रहा है, उस समुदाय में कम परिवर्तन हो रहा है, उसमें ज़्यादा। ये गति की विभिन्नता पाई जाती है सामाजिक परिवर्तन में। स परिवर्तन समाज का एक मौलिक तत्व है। ये जैसा जैसा कहा गया कि ये मूल तत्व है समाज का, प्रकृति का एक नियम है, अनिवार्य प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन होगा तो सामाजिक परिवर्तन होता ही है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन को हम चक्रीय और रेखीय रूप में भी देखते हैं। हम 2 तरह के परिवर्तन देखेंगे और समाजशास्त्रियों जब आगे चल कर के अपने-अपने सिद्धांत दिए सामाजिक परिवर्तन के, तो उन सिद्धांतों को हम 2 रूपों में बाँट सकते हैं, 2 भागों में। एक चक्रीय परिवर्तन के सिद्धांत और एक रेखीय परिवर्तन के सिद्धांत। चक्रीय परिवर्तन उस तरह के परिवर्तन को कहते हैं जिसमें हम जहाँ से यात्रा परिवर्तन की शुरू करते हैं, प्रारंभ से लेकर अंत तक, फिर घूम करके वहीं पर आ जाते हैं। इस जैसे जो फैशन का परिवर्तन होता है, अगर आप देखेंगे तो वो चक्र में होता है। यानी कुछ फैशन जो आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले था या 100 साल पहले था, वो घूम करके फिर आ रहा है। तो इसको चक्रीय परिवर्तन, इसको अच्छा, दूसरा इसका रूप होता है रेखीय परिवर्तन, जो एक सीधी रेखा में होता है। इसको उद्विकासीय भी कहते हैं, एक सीधी रेखा में होता है। इसको विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने-अपने ढंग से, आगे हम उसको विस्तृत चर्चा करेंगे कि रेखीय एक लाइन में, एक सीधी रेखा में होता है। हम बहुत अच्छे तरीके से ये नहीं कह सकते कि आज सामाजिक परिवर्तन होगा, कल नहीं होगा। अगर होगा तो कितना होगा, यानी इसकी भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा जैसा कि हमने कहा कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत विभिन्न, खास करके 19वीं और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। खास करके विकास की प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति, उद्विकास की प्रवृत्ति तथा प्रगति को अलग-अलग चिह्नित करने के प्रयास के रूप में विभिन्न विद्वानों ने, जिसमें से हम अभी जो चर्चा करेंगे उसमें हम अगस्त कॉम्टे जो समाजशास्त्र के पितामह हैं, उनके सिद्धांत की चर्चा करेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत की चर्चा करेंगे, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और इमानुएल दुर्कheim की चर्चा करेंगे। उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, उनकी अवधारणा क्या है। विकास और अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम अगस्त कॉम्टे के सिद्धांत को समझते हैं। अगस्त कॉम्टे ने ये कहा कि अगर मनुष्य के बौद्धिक विकास, मनुष्य का बौद्धिक विकास जैसे-जैसे होगा, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जैसे-जैसे होगा, वैसे-वैसे समाज का विकास होगा, समाज में परिवर्तन आएगा। इस परिवर्तन को उन्होंने
संपूर्ण समाज के इतिहास को 3 चरणों में 3 भागों में बाँट कर बताया। उन्होंने कहा जो पहला इनके सिद्धांत को त्रिस्तरीय सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें पहला चरण उन्होंने कहा धर्म स्तरीय समाज, फिर उन्होंने कहा कि पराभौतिक समाज और तीसरा उन्होंने कहा प्रत्यक्षवादी समाज। इसमें उन्होंने उनके कहने का तात्पर्य ये था कि समाज में परिवर्तन मनुष्य की बौद्धिकता में परिवर्तन के साथ-साथ वो हम पुरातन समय से धर्म स्तर से वर्तमान में वैज्ञानिक स्तर तक हम पहुँचे हैं। जिसमें वो कहते हैं वैज्ञानिक स्तर में, प्रत्यक्षवादी स्तर में वो कहते हैं कि जो धार्मिक स्तर में जो रोल, जो भूमिका हमारे पुजारी, मौलवी ये लोग निभाया करते थे, वो रोल आज के समय में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और हमारे साइंटिस्ट निभा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को समझाने की अपने सिद्धांत के माध्यम से कोशिश की है। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इवोल्यूशन खास करके उद्विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने समाज को सावयव के उद्विकास से जोड़ा था, उसमें एक समानता स्थापित की थी। उन्होंने कहा था जिस तरह से किसी भी सावयव में भौतिक स्थिति में जब सरलता से जटिलता की तरफ विकास होता है, उसी तरह से हमारे समाज का भी विकास सरलता से जटिलता की तरफ होता है। पहले समाज सरल था, होमोजेनिटी थी, एकरूपता होती थी, लेकिन धीरे-धीरे विभिन्नता बढ़ती गई और वो जटिलता बढ़ती गई। तो समाज में परिवर्तन हमेशा सरल से जटिल की तरफ और एक दिशा लिए होता है। ख़ास करके उसको जिस तरह हम अपने शरीर के विकास के साथ-साथ हम समाज के विकास की कल्पना कर सकते हैं। सिद्धांत में ये बताया कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स खास करके प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद का विकास, पूंजीवाद कैसे विकास हुआ पूंजीवाद का प्रोटेस्टेंट के, इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि जहाँ-जहाँ पूरी दुनिया में प्रोटेस्टेंट के मानने वाले थे, उसके फॉलोवर्स थे, वही देश आगे चल कर के विकसित देश के रूप में बने हैं। जो आज विकसित देश है हम देखेंगे ज़्यादातर जगह पर क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट धर्म के मतावलंबी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उनका मानना था अगर संस्कृति हमारी सांस्कृतिक नैतिकता जिस प्रकार की होगी, उस प्रकार के हमारे समाज में परिवर्तन होंगे। इसके अलावा जब हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की बात करते हैं, तो कार्ल मार्क्स के बारे में माना जाता है, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि परिवर्तन उत्पादन के साधनों में जब परिवर्तन होता है, तो सामाजिक परिवर्तन आता है। तकनीकी में जब परिवर्तन होता है, उन्नतशील तकनीक आती है, तो परिवर्तन होता है। लेकिन केवल उन्होंने यही नहीं कहा, कार्ल मार्क्स ये भी कहते थे, ये कोई भी समाज में परिवर्तन तब होता है जब अपना 2 वर्ग आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। यानी जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, सामाजिक संघर्ष नहीं होगा, तब तक परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि खास करके उन्होंने पूंजीवादी समाज की आलोचना में कहा था कि पूंजीवादी समाज का परिवर्तन, पूंजीवादी उत्पादन की पद्धति तब तक परिवर्तित नहीं होगी और गरीबों का शोषण, जो सर्वहारा है उसका शोषण तब तक बंद नहीं होगा, जब तक गरीब और सर्वहारा एकजुट नहीं हो जाएँगे और पूंजीवादी जो समाज है उसके खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे, क्रांति नहीं करेंगे। तो इस तरह से उनका मानना था कि सामाजिक संघर्ष, खास करके वर्ग संघर्ष के बाद और उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के बाद ही समाज में परिवर्तन आता है। इमानुएल दुर्कheim ने, जैसा कि शुरुआत में हम लोगों ने अपने लेक्चर के शुरुआत में बताया था कि समाज को 2 प्रकार से उन्होंने डिवाइड किया था। एक को कहा था यांत्रिक एकता वाला समाज, यांत्रिक समाज, दूसरा कहा था उन्होंने सावयवी समाज। इसी तरह से उनका मानना था कि जो यांत्रिक समाज था, वो बड़ा समानतावादी था, वहाँ उसमें होमोजेनिटी पाई जाती थी, यानी एकरूपता पाई जाती थी, इसलिए वो एकीकरण उसमें पाया जाता था। लेकिन उन्होंने कहा धीरे-धीरे समाज में विकास के साथ-साथ वो समाज में असमानता और विविधता बढ़ती गई। अब उस विविधता को, ये विविधता किस तरह से बढ़ती गई, इसको इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग कि उन्होंने कहा कि समाज में कार्यों का बँटवारा जैसे-जैसे आगे बढ़ा, यानी जो कार्य का विभाजन हुआ, उसके आधार पर समाज में प्रोफ़ेशनलिज़्म डेवलप हुआ, या इसको कहते हैं व्यवसायवाद बढ़ा, इसको विशेषज्ञतावाद बढ़ा और आधुनिक समाज में आज हम देखेंगे इसी तरह से एकीकरण जो है, एकीकरण का आधार
अंतर्निर्भरता है और होमोजेनाइटी धीरे धीरे खत्म हो रही है और हेटेरोजेनाइटी आ रही है, यानी कि एक रूपता में कमी आ रही है। और समाज में तब भी एकता इस बात पर होती है क्योंकि विशेषज्ञता है, व्यवसायवाद बढ़ रहा है। तो अब भारतीय समाज में भी हम इमानुएल दुर्कheim के सिद्धांत को लागू करके हम समझ सकते हैं कि भारतीय समाज में किस तरह का परिवर्तन हुआ है। विकास, अब बात आती है कि कुछ समाजशास्त्रियों ने आधुनिकीकरण के द्वारा भारत में विकास और परिवर्तन को समझने की कोशिश की है। तो विकास और आधुनिकीकरण पर विल्बर्ट ई. मूर तथा डेविड मैक्लेलैंड के विचार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। डेविड मैक्लेलैंड और विल्बर्ट ई. मूर ने सबसे पहले ये बताया कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया किस तरह से भारत में घटित हुई है और परिवर्तन हुआ है। मूर के अनुसार औद्योगिकरण के लिए सामान्य स्थितियां जिम्मेदार होती हैं, जिनमें जीवन मूल्यों में परिवर्तन, संस्थानों में परिवर्तन, संगठनों में परिवर्तन तथा प्रोत्साहन एवं उत्प्रेरण की स्थितियां विशेष रूप से शामिल हैं। यानी मूर का मानना था कि किसी भी समाज में परिवर्तन के लिए उसकी आंतरिक शक्तियां जिम्मेदार होती हैं, चाहे उसमें जीवन मूल्य हो, चाहे संस्थाएं हो, चाहे वो संगठन हो। तो भारतीय समाज के बारे में उनका मानना था कि भारतीय समाज में इसके आंतरिक मूल्य इस तरह में परिवर्तित नहीं हुए और अगर भारत में उस तरह का अपेक्षित परिवर्तन नहीं हुआ, खास करके आधुनिकीकरण भारत का नहीं हुआ पश्चिमी देशों की तरह, उसका जिम्मेदार भारत खुद था, उसकी आंतरिक परिस्थितियां थीं। इस तरह से उन्होंने भारत में परिवर्तन को आधुनिकीकरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आधुनिकीकरण के सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया समाज के अंदर से उत्पन्न होती है, जैसा कि वो खुद कहते हैं। लगभग सभी समाजों में यह प्रक्रिया एक तरह से ही काम करती है। आधुनिकतावादी विचारकों के अनुसार विकास अंततः समृद्धि और राजनीतिक स्थिरता लाता है। उनका मानना था कि विकास अगर होगा, आधुनिकीकरण होगा तो राजनीतिक स्थिरता समाज में आएगी। इसके अलावा मैक्लेलन का मानना था, जो मैक्स वेबर की तरह मानते थे कि जो इस बात पर जोर देते थे कि समाज व संस्कृति के अंतर्निहित घटक जैसे जीवन मूल्य व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं उनके निर्यात को आकार देती हैं। मैक्स वेबर ने जैसे कहा था कि जो सांस्कृतिक नैतिकता है, सांस्कृतिक मूल्य हैं किसी भी समाज के, वो और लोगों की महत्वाकांक्षाएं वो निर्धारित करती हैं कि किसी समाज में विकास होगा या नहीं होगा। इस प्रकार समाज में मौजूद पिछड़ापन, गरीबी, कुपोषण आदि समस्याएं व्यापक रूप से पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक विचारों से संबंधित होती हैं, ऐसा मैक्लेलन का मानना है। अतः शैक्षिक योजनाएं तथा तकनीकी सहयोग पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इससे उनकी समस्याओं का समाधान होता है। उपलब्धियों के लिए यह जरूरी होता है कि मनुष्य उपलब्धियों की आवश्यकता को गहराई से महसूस करे। मैक्लीलैंड का मानना था कि जब तक हम अचीवमेंट ओरिएंटेशन नहीं रखेंगे, उपलब्धि का झुकाव नहीं रखेंगे, अगर हम चाहेंगे नहीं कि हम ये उपलब्धि हासिल करनी है, हम अपने टारगेट सेट नहीं करेंगे, तब तक हम समाज में अपेक्षित परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। यानी इससे मनुष्यों में सामाजिक परिवर्तन की सघन शक्ति का विकास होता है। वो मनुष्य के अंदर ही इस बात का भाव आता है कि उसको ये अचीवमेंट करना है। मैक्लीलैंड के अनुसार आधुनिकीकरण तथा विकास सांस्कृतिक मूल्यों, विचारों, प्रौद्योगिकियों के प्रसार से संपन्न होता है। यानी जो जैसा कि पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सांस्कृतिक मूल्यों, विचारों, प्रौद्योगिकियों के प्रसार से ही सामाजिक परिवर्तन संपन्न होता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि विल्बर्ट मूर और डेविड मैक्लीलैंड के विचार से बहुत से ऐसे समाजशास्त्री हैं जो आधुनिकीकरण के सिद्धांत के इस धारणा से भारत में हुए परिवर्तन को समझने के लिए उनका पक्ष नहीं लेते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये उनका द्वेषपूर्ण विश्लेषण हो सकता है। यानी ऐसा माना जाता है कि विल्बर्ट मूर और डेविड मैक्लीलैंड के जो सिद्धांत हैं वो भारतीय परिप्रेक्ष्य को सही तरीके से, खास करके परिवर्तन को समझने के लिए सक्षम नहीं है, अपर्याप्त है, क्योंकि वे विकासशील देशों की सामाजिक आर्थिक प्रगति की प्रक्रियाओं को परिभाषित करने में असमर्थ है। वे केवल पश्चिमी दुनिया के विकसित देश के विकास मॉडल को आधार मानते हैं। यानी उन लोगों ने अपना अध्ययन विकसित देशों को अपने केंद्र में रखकर किया, इसलिए भारतीय समाज जो एक विकासशील समाज है उसके बारे में सामाजिक परिवर्तन की सही व्याख्या कर पाना इस सिद्धांत के माध्यम से संभव नहीं लगता है, उतना उचित नहीं है। एजी फ्रैंक, जिन्होंने निर्भरता का सिद्धांत दिया था विकास के लिए अपने सिद्धांत में, उन्होंने भी यह माना है कि पश्चिमी देशों की तरह आर्थिक विकास की नीतियां लागू करने में लोकतांत्रिक प्रणाली जो है स्वीकार कर लेने के बावजूद भी यह संभव नहीं है कि दुनिया के सभी समाजों का विकास हो जाएगा। समाज में असमानता रहेगी, विकास को लेकर के असमानता रहेगी, ऐसा संभव नहीं है कि हर समाज जो है वो विकसित हो जाएगा। इसलिए खास करके विकासशील देशों के, भारत जैसे देशों के
आधुनिकीकृत ना होने के और औद्योगिकरण ना होने के या विकसित ना होने के पीछे जो एजी फ्रैंक ने सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने ये माना कि ये जो विकसित देश हैं, सेंटर और पेरिफेरी की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा जो विकसित देश हैं वो ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं दी समय पर, उन्होंने विकासशील देशों का शोषण किया, इसलिए भारत जैसे विकासशील देश को विकसित होने में इतना समय लग रहा है। तो एजी फ्रैंक ने ये पश्चिमी सिद्धांतवादियों की आलोचना की और कहा कि विकासशील देश खुद जिम्मेदार नहीं है, आंतरिक कारण नहीं है उनके अविकास का, बल्कि पश्चिमी जो शक्तियां हैं, पश्चिमी जो देश हैं, वो भी कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। तो अब इसके अलावा अब बात आती है कि जो सामाजिक परिवर्तन है उसके विभिन्न सिद्धांत हैं, उदाहरण हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने गहन चर्चा की है। अब हम ये देखेंगे अगले अगले चरण में कि सामाजिक परिवर्तन की स्थिति भारत में क्या रही है? परिवर्तन हुआ है, वो कौन-कौन से कारक हैं, कौन-सी शक्तियाँ हैं जो भारत में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी रही हैं, जिनको हम एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ख़ास करके जब हम बात करते हैं शुरुआत में, तो सबसे पहला एक जो 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 शक्ति या उसको कारण हम कहेंगे, वो आता है पश्चिमीकरण की। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को हम समझते हैं ब्रिटिशर्स के, खास करके अंग्रेजों के जो कई सौ सालों का जो प्रभाव भारत पर रहा, हम उनके गुलाम रहे हैं, उनका जो उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी आर्थिक नीतियों का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, चाहे उनकी भाषा का रहा हो, अंग्रेजी के माध्यम से स्कूल का रहा हो, चाहे वो हमारे आर्थिक विकास का रहा हो, उनका ये पश्चिमीकरण का प्रभाव भारत में पड़ा है और पश्चिमीकरण ने भारत में बहुत सारे परिवर्तन लाए, चाहे वो हमारे मूलभूत संरचना में रहे हों, रेल रहा हो, डाक खाने रहे हों, दूरसंचार के साधन रहे हों, या हमारी बोलचाल की भाषा रही हो, चाहे हमारे पहनावे, ओढ़ावे, खान-पान में, सब जगह पश्चिमीकरण का प्रभाव देखा जा सकता है। पश्चिमीकरण के बारे में जो कि एम.एन. श्रीनिवास ने, जो भारतीय समाजशास्त्री हैं, उन्होंने की अवधारणा दी है भारत के परिवर्तन को समझने के लिए। लेकिन एम.एन. श्रीनिवास की आलोचना में कुछ विद्वान ये कहते हैं, पश्चिमीकरण में हम केवल ब्रिटिशर्स के प्रभाव को ही हम नहीं मान सकते भारत के ऊपर जो पड़ा है, बल्कि अमेरिका जैसे समाज का भी प्रभाव भारत में बाद के कालों में, आज़ादी के बाद में भारतीय समाज पर पड़ा है, और शायद अमेरिका दुनिया का या भारत का भी एक संदर्भ रहा है, एक रोल मॉडल रहा है, उसको भी हमको समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात की जाती है कि एक शक्ति के रूप में आधुनिकीकरण की बात की जाती है। अब आधुनिकीकरण भी कहीं न कहीं ये माना जाता है, जब समाज में परंपरागत सोच विचार के आधार पर, धार्मिक आधार पर कोई निर्णय ना हो करके, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, तार्किकता के आधार पर जब कोई निर्णय होता है, किसी पक्ष को रखा जाता है, किसी चीज़ को समझा जाता है, तो हम कहते हैं वो आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया केवल एक पक्ष में नहीं घटित हुई भारत में, बल्कि अगर हम देखें तो आर्थिक आधुनिकीकरण, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आधुनिकीकरण भारत का हुआ। राजनैतिक आधुनिकीकरण के बारे में अगर हम कहें, तो भारत आज़ादी के पहले एक प्रजातंत्र के रूप में नहीं था। आज़ादी के बाद में भारत में एक प्रजातंत्र की स्थापना हुई, और प्रजातांत्रिक मूल्य जो है, प्रजातंत्र की जो पद्धति है राजनीतिक व्यवस्था की, वो आधुनिकीकरण की देन है। तो भारत में आधुनिकीकरण ने भारत पर प्रभाव डाला है, ना केवल आर्थिक मायने में, हमारा औद्योगिकरण हुआ है, हमारा नगरीकरण हुआ है, वो भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का, चाहे वो हमारे संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकारों की बात की जाती हो, चाहे वो हमारे राजनीतिक अधिकारों की बात की जाती हो, वो आधुनिकीकरण की ही प्रक्रिया का परिणाम रहा है। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है, समाजशास्त्री के विद्यार्थी होने के नाते आपको जानना चाहिए कि आधुनिकीकरण में जब हम कहते हैं भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने के कारकों में आधुनिकीकरण एक प्रमुख कारक है, तो हमको ये भी बात समझना चाहिए कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जब भारत में शुरू हुई, भारत में प्रारंभ हुई, तो हमारी जो परंपरागत पहचान थी, हमारी जो परंपरागत शक्तियाँ थीं, उन्होंने भी आधुनिकीकरण की शक्तियों को प्रभावित किया। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा, जो बहुत लोकप्रिय उदाहरण हो सकता है आपके लिए, कि भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीति में क्या हुआ कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आधुनिकीकरण ने भारत की परंपरागत समाज को निर्धारित नहीं किया, राजनीति को, बल्कि हमारे परंपरागत मूल्य, जाति, धर्म,
क्षेत्र, संस्कृति, भाषा आज राजनीति को प्रभावित करते हैं, राजनीति को निर्धारण करते हैं कि किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार जाएगी। इस बात का निर्धारण हमारा जाति, धर्म और इसके आधार पर जो हमारे जो मतदाता है उनका आकर्षण उस आधार पर डिसाइड होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, ये पक्ष भी हमको जानना ज़रूरी है। अब बात आती है औद्योगीकरण। औद्योगिकरण जैसा कि आप जानते हैं पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में औद्योगिकरण काफ़ी वर्षों बाद स्टार्ट हुआ है। ख़ास करके अंग्रेज़ों के आने के बाद जब उन्होंने भारत का दोहन करने के लिए अपने अपने हमारे हमारे भारत में मौजूद जो है लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों को नुकसान पहुँचा करके जो मशीन से उत्पादित जो वस्तुएँ थी, वो हमारे देश में उन्होंने बेचना शुरू किया, उसको सस्ते दामों पर बेचना शुरू किया और धीरे-धीरे हमारे लघु उद्योग जो है वो समाप्त हो गए, उसका विकास नहीं हो पाया। लेकिन औद्योगिकरण में बड़ी-बड़ी मशीनों का प्रयोग होने लगा, उत्पादन के साधन में बड़ी-बड़ी मशीनें यूज़ की जाने लगीं। तो इसका तात्पर्य होता है कि मशीनों के माध्यम से बृहत स्तर पर उत्पादन करना, विश्व में जीडीपी वृद्धि दर में हम दुनिया में सबसे आगे चल रहे हैं, बड़े देशों में सबसे आगे हैं। इस कोरोना काल के बावजूद भी हमारे देश ने अपनी उस वृद्धि को पुनः प्राप्त किया है और हम आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। भारत तेजी से विकासशील देश से विकसित देश के रूप में परिवर्तित होने की तरफ अग्रसर है, जैसा पूरी दुनिया के परिदृश्य को देखा जाए तो। तो उसमें औद्योगिकरण का भी कहीं न कहीं एक रोल है, एक भूमिका रही है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। अगर हम औद्योगिकृत नहीं होते, तो शायद हम आर्थिक रूप से इतने विकसित नहीं होते। इसके अलावा अगर हम देखते हैं आज़ादी के बाद में जब भारत की सरकार बनी, तो ख़ास करके 90s के दशक में 1991 में एक पॉलिसी लाई, एक नीति बनाई गई जिसको कहा गया एलपीजी पॉलिसी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की स्थापना की गई भारत में। जो भारत के उद्योग थे, भारत का जो उद्योग धंधे थे, उसमें उदारीकरण, निजीकरण नहीं था। एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में हमारा भारत काम करता था। मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की सरकार के समय में उस फ़ॉर्मूले पर आधारित एक व्यवस्था आई जिसको एलपीजी पॉलिसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के रूप में माना गया, नवीन आर्थिक नीतियों के रूप में माना गया 1991 में जो आया। उसने क्या किया, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को उदारीकृत बना दिया। यानी कि अब भारत में बाहर के देश के लोग, बाहर के देश के व्यापारी इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते थे। हमारी अर्थव्यवस्था को खोला गया, हम वहाँ से आयात कर सकते थे, निर्यात कर सकते हैं और निजीकरण भी किया गया, उद्योग धंधों का निजीकरण किया गया। ज़्यादातर आपने देखा होगा शुरुआती दौर में भारत में ज़्यादातर उद्योगों पर सरकार का अधिकार था, लेकिन धीरे-धीरे एक चरण के माध्यम से भारत में निजीकरण बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आज के समय में हमारी रेलवे और बहुत सारे फर्मों को प्राइवेटाइज़ करने की बात चल रही है और हो भी रहा है। उसका हमको परिणाम भारत में दिख रहा है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइज़ेशन जिसको कहते हैं, विश्वव्यापीकरण या वैश्वीकरण, ग्लोबलाइज़ेशन को भी नकारा नहीं जा सकता है। यानी भारत एक स्थानीय, एक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के रूप में ना होकर के आज के दौर में एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में हो गई है और दुनिया भारत के आर्थिक विकास का लोहा मानती है। जो देश भारत को उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर पहले नकारते थे, दोयम दर्जे का समझते थे, आज वो देश अमेरिका, चाइना और बड़े-बड़े जो विकसित देश हैं, यूरोपीय देश, वो भारत के साथ व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं और वो चाहते हैं भारत के साथ हमारा व्यापारिक समझौता रहे और भारत के साथ व्यापारिक वृद्धि। तो ये कहीं न कहीं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारक के रूप में भारत में सामाजिक परिवर्तन हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी, जैसा कि जानते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज का युवा भली-भाँति समझता है कि सूचना प्रौद्योगिकी की सूचना क्रांति ने भारत में किस तरह का परिवर्तन लाया है। भारत की गति को बढ़ा दिया है विकास की, भारत के युवाओं की गति को बढ़ा दिया है और कहीं न कहीं चाहे वो हमारी शिक्षा में हो, जैसे आज हम जो संवाद हो रहा है, जो आप कहाँ-कहाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बैठे हुए विद्यार्थी, आप यहाँ से हम आपको संबोधित कर रहे हैं, हम आपसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपकी यहाँ पर जो अध्ययन कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं, ये संभव किससे हो पाया है? ये सूचना क्रांति की वजह से संभव हो पाया है। आप हमको सुन सकते हैं, बाद में भी जब ये रिकॉर्ड किया जाएगा लेक्चर, उसके बाद में आप कभी भी उसको रिवाइज़ करके सुन सकते हैं। तो ये सूचना क्रांति की वजह से भी ये देन है और हमारी तकनीकी ने और सूचना तकनीकी ने भारत के हर क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारा परिवर्तन किया है।
है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। सामाजिक आंदोलनों की भूमिका भी भारतीय समाज के परिवर्तन में रही है, जिसमें बहुत सारे परिवर्तन रहे हों, चाहे वो बाल विवाह के विरोध में रहा हो, चाहे वो विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में रहा हो, चाहे वो जातिवाद के विरोध में रहा हो, छुआछूत के विरोध में रहा हो, समानता को लेकर रहा हो, चाहे वो दलित आंदोलन रहे हों, चाहे वो समाज सुधार आंदोलन हो, धर्म सुधार आंदोलन रहे हों, चाहे वो आर्य समाज का आंदोलन रहा हो। ये तमाम आंदोलन, पर्यावरण के लिए जो आंदोलन, इन आंदोलनों की भी भूमिका समाज में परिवर्तन को लाने के लिए भारतीय समाज में रही है। और चाहे वो तमाम धर्मों में उनके आंतरिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, चाहे सिख धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, सब में धार्मिक आंदोलन हुए हैं और उन आंदोलनों का एक ही उद्देश्य था कि धर्म सुधार करना, उस समाज का सुधार करना। अब बात आती है कि जो जो परिवर्तन हमारे देश में, जो परिवर्तन की स्थिति है, वो क्या इतने परिवर्तन के बावजूद, इतने कारकों के बावजूद भी, इतनी शक्तियों के बावजूद भी जो परिवर्तन ला रही भारत में, उसके बावजूद भी क्या हम कहाँ हैं? क्या हम कुछ चुनौतियाँ फेस कर रहे हैं? भारत उन चुनौतियों को फेस कर रहा है, नहीं कर रहा है, या क्या प्रतिक्रिया है? इसको भी समझना ज़रूरी है। परिवर्तन की आकांक्षा, आवश्यकता या बदलाव की होड़ ने पश्चिमी तर्ज पर आधुनिकीकरण तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपना लिया। हमने उस दौड़ में अपने को विकसित करने के लिए हमने पश्चिमीकरण का जो मॉडल था उसको अपनाया और बहुत तेज़ी से विकास करने के चक्कर में हमने उनको मॉडल को अपनाया। और समाज में जो जो परिवर्तन हो रहा है, वो कुछ परिवर्तन तो सकारात्मक है, लेकिन कुछ परिवर्तन नकारात्मक भी हुए हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। तो आज भी वो चुनौतियाँ हैं हमारे समाज में, हमारे समक्ष, चाहे वो जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रभाव ले लिया जाए, चाहे वो हमारी संस्कृति में हो रहे परिवर्तन, वेशभूषा में परिवर्तन, हमारी वैल्यू मूल्यों में जो परिवर्तन हो रहा है, उसको लेकर अगर देखा जाए तो हमारी परंपरागत जो मूल्य थे उसमें बहुत छीड़ता आ रही है। वो कहीं न कहीं अब हमको उस पर लोगों को, बने विद्यार्थियों को जागरूक करने की ज़रूरत है। तो ये चुनौतियाँ हैं, हम उनकी होड़ में उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो अब हमारी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी एक एक विडंबना है, आपको समझने की ज़रूरत है कि जिनको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं पश्चिमी देशों को, वो भारत की पुरातन संस्कृति, भारत की सब परंपरा को, भारत की संस्कृति को अपना रोल मॉडल मान रहे हैं। चाहे वेशभूषा की बात हो, चाहे हमारी भाषा की बात हो, संस्कृत की बात हो, चाहे जो है हमारे कल्चर की बात हो, वो अब हमारी तरफ आ रहे हैं, हमको देख रहे हैं और हम उनको, एक एग्ज़ाम्पल के साथ मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो भारतीय समाज की जो एक मेन परंपरा रही है, प्रमुख परंपरा रही है, हमारे परिवार की जो जॉइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार की जो विशेषता रही है, वो धीरे-धीरे अब न्यूक्लियर फैमिली में जिस तरह से बदल रही है पश्चिमी देशों की तर्ज पर, अब आपको विश्वास नहीं होगा, पश्चिमी देश खास करके अमेरिका भारत के संयुक्त परिवार के ऊपर स्टडी करा रहा है, रिसर्च करा रहा है कि भारत के बच्चे, ऐसा क्या नहीं होता है वहाँ पर, क्या होता है कि वो अपने टीचर्स को हिंसा नहीं करते हैं, स्कूल में गोली नहीं चलाते हैं, जो आए दिन घटना हो चुकी है अमेरिकन समाज की। अगर आप देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़ सुनें, तो उसमें आप पाएँगे कि बच्चे इतने वायलेंट हो रहे हैं वहाँ के, लेकिन भारत के बच्चे को तो वो इस पर स्टडी करा रहे हैं। लेकिन आप अमेरिका को अपना रोल मॉडल मान करके उनकी तरफ बदलाव, ये चुनौती है हमारे लिए। हमको ये निर्धारित करना होगा कि परिवर्तन, किस तरह का परिवर्तन हमारे लिए सूटेबल है, उचित है या नहीं है। हम पश्चिमी देशों को कब तक अपना रोल मॉडल मानते रहेंगे? ये चुनौतियाँ हैं। अब इन चुनौतियों की बात करें अगर हम, तो ये देखते हैं कि ग्रामीण भारत में परिवर्तन की चुनौतियाँ हैं। ग्रामीण भारत, जैसा मानते हैं भारत गाँव का देश है, आप देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल वहीं रह रहे हैं और जो कृषिगत अर्थव्यवस्था है उसमें निर्भरता है उनकी। तो ग्रामीण समाज में भी परिवर्तन आया है। बहुत सारे ग्रामीण समाज में इस तरह का परिवर्तन आया है कि आपको कई बार गाँव और शहर के बीच अंतर नहीं दिखेगा, कुछ गाँव को, कुछ उसके बीच में। लेकिन इसके बावजूद भी क्या सही तरीके का परिवर्तन सही दिशा में हुआ है? जो गाँव की अपनी परंपरा थी, एक साथ मिल-जुल के कोएग्जिस्टेंस में रहना, एक-दूसरे पर निर्भरता रहना, और क्या अब हम, जो गाँव हमारा बदल रहा है, क्या वैसा है? नहीं, ये देखने की ज़रूरत है। हम विकसित हुए हैं, हमारे यहाँ सड़कें पहुँची हैं, हमारे यहाँ बिजली पहुँची है, हमारे यहाँ घर, पक्के मकान बन रहे हैं, वो सब चीज़ हो रहा है, लेकिन जो लोगों के बीच में संबंध थे, उसमें दूरियाँ दिखती हैं, दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। ये कहीं न कहीं हमारे लिए एक चुनौती के रूप में पेश हो रहा है। चाहे वो बच्चों का पलायन हो, चाहे वो गाँव से शहरों की तरफ पलायन हो, चाहे ब्रेन ड्रेन का सिद्धांत जो था कि हमारे देश का युवा पढ़ लिख करके जब वो इंजीनियर बन जाता है तो वो विदेश चला जाता है।
अपने देश में सेवा देने की बजाय वहाँ ज़्यादा पैसा उसको मिलता है, इसलिए वो विदेश चला जाता है। तो ग्रामीण समाज के परिवर्तन को सही दिशा में लाने के लिए भी हमको ये बात ध्यान रखना है कि कुछ चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों को हमको पहचानना है, स्वीकार करना है और अपने परिवर्तन का जो 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 आधार है, परिवर्तन का जो रोल मॉडल है, हम किसको माने ये निर्धारित करना पड़ेगा। कुछ दशकों में ये चीज़ देखी गई है, ये बात आई है निकल कर के कि भारत किसी को अपना रोल मॉडल ना मान करके भारत अपने ही परंपरा को, जो हमारी इतनी एक धनी परंपरा रही है, हमारी संस्कृति की, समाज की, संबंधों की, उसको ही हमको पुनर्जीवित करना है। वो अगर हम पुनर्जीवित कर लेंगे तो शायद इसी को देखते हुए भारत में दयानंद सरस्वती जी ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा था कि वेदों की ओर चलो, बैक टू वेदास की बात की। बैक टू वेदास का मतलब था कि अंततः हमको अपनी पुरातन पद्धति, जो जिसमें हम पॉल्यूशन नहीं होता था, जिसमें कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाती थी, जिसमें कोई चीज़ बेकार नहीं होती थी हमारी परंपरा में, वो वाली परंपरा हमारी हमको फिर उधर जाना पड़ेगा। चाहे वो प्रकृति के साथ प्रेम की बात हो, चाहे जिसके साथ हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमको चुनौती के रूप में समझना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नगरीय क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में भी परिवर्तन बृहत स्तर पर हुआ है। लेकिन नगर में नगरों की संख्या, गाँव हमारे नगरों में परिवर्तित होते जा रहे हैं और ग्रामीण समाज से नगरों की तरफ पलायन बहुत तेज़ी से हो रहा है, चाहे वो शिक्षा की तलाश में हो, वो आकर्षण हो, तो बहुत एक तेज़ी से हमारे ग्रामीण समाज नगरीय समाज में परिवर्तित होते जा रहे हैं। नगरीय समाज की क्या बात है कि नगरीय समाज, हम कंक्रीट के जंगल तो बनाते जा रहे हैं, हम सड़कें, हम सुविधाएँ, हम इंफ्रास्ट्रक्चर, हम भौतिक संरचनाएँ तो निर्मित कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सी ऐसी चुनौतियाँ हैं नगरीय समाज में भी, ख़ास करके नगरीय जीवन में जो प्रदूषण का जो हाल है, जो पर्यावरण की स्थिति है, वो एक हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारे नगर में साँस लेने के लिए शुद्ध हवा की कमी हो जा रही है। हमारे हमारे नगर में कूड़े-कचरे का सही से प्रबंधन नहीं होने की एक चुनौती है हमारे सामने। जो मोबाइल का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ई-कचरे के रूप में, जिसको हम कहते हैं ई-कचरा, आपको विश्वास नहीं होगा, भारत सरकार अभी इस पर काम करना शुरू कर रही है कि जितनी तादाद में ग्रामीण समाज और नगरीय समाज में मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट का इस्तेमाल हमारे लोग कर रहे हैं, उसका निस्तारण जब वो हम खराब हो जाता है मोबाइल तो हम कहाँ फेंकते हैं? आप खुद विचार करके देखिएगा कि आप जो मोबाइल पुराना हो गया उसको कहाँ आपने फेंका? उस मोबाइल को अगर आप देखेंगे तो इतने धातु से बनी होती है, इतनी तमाम तरह केमिकल से बनी होती हैं, वो एनवायरनमेंट में जाती हैं, वो इधर-उधर फेंकी जाती हैं, वो तमाम तरह का प्रदूषण करती हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए नहीं ठीक है। तो इसके ई-कचरे के निस्तारण के लिए हम अभी पूरी व्यव एक सकारात्मक व्यवस्था नहीं बना पाए हैं। वो एक चुनौती है हमारे समाज के लिए और ख़ास करके नगरीय समाज के लिए। उसमें गंदी बस्तियों का, जिसको हम कहते हैं स्लम एरियाज़ का विकास होना, चाहे वो चोल हों, चाहे वो चाल हों, चाहे झुग्गी हो, झोपड़ी हो। अगर आप देखें तो एक वो वर्ग है जिसके पास तमाम सुविधाएँ, साधन हैं, बड़े-बड़े घर हैं, बड़ी-बड़ी अच्छी सुविधाएँ हैं, पानी है, बिजली है, रोशनदान है। लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी, जो वो ऐसी गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर है, जिसके पास सही ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, किसी भी तरह से अपना प्रदूषण में रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भारत में परिवर्तन तो हुआ है और परिवर्तन की चुनौतियाँ हैं। परिवर्तन की दूसरी चुनौतियाँ इस तरह से भी है कि हमको अपनी सामाजिक सांस्कृतिक सहिष्णुता, सामाजिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता को बनाए रखने के लिए भी हमको बहुत सजग और सतर्क रहना है, क्योंकि ऐसी चुनौतियाँ हैं जो भारत की एकता, भारत की विविधता को हमेशा चैलेंज करती हैं, चाहे वो आंतरिक रूप में हो, चाहे बाहर के रूप में है। तमाम इस तरह के देश विरोधी कार्य भारत के अंदर से और भारत के बाहर से, हमारा चाहे सीमा विवाद हो, चाइना के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, चाइना के साथ हमारे सबसे बड़ा खतरा हमारी सीमाओं पर है, क्योंकि वो एक विस्तारवादी देश है, वो अपने सीमा का विस्तार करने की उसमें है, तो हमको वहाँ पर हमारी संप्रभुता को आँच आने की एक खतरा है, लेकिन हमको सतर्कता यहाँ पर ज़रूरी है, वो भी एक चुनौती के रूप में हमको लेना है। इसके अलावा जो एक हमने कहा सांस्कृतिक, इसको कहा जाता है कल्चरल पॉल्यूशन, विकास का, भारतीय समाज के विकास का जो भार होगा उसके कंधे पर होगा और आने वाला भारत एक सुदृढ़, सशक्त और संपन्न भारत बने, इसकी कामना हम करते हैं और आप विद्यार्थियों से भी निवेदन करते हैं कि भारतीय समाज में
बदलाव को सकारात्मक करने के लिए अपनी भूमिका को निश्चित करें। केवल सरकार के भरोसे, सरकार और एजेंसियों के भरोसे आप ना बैठें, बल्कि अपनी भूमिका कहाँ आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं अच्छे तरीके से, वो निभाने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारत में आपके इस अध्याय के लिए उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमको सुना है और आशा करते हैं कि सारे लोगों को अच्छा नॉलेज हुआ होगा। आने वाले समय में जब इसको आप विस्तार से पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।